आज का हमारा टॉपिक है CNT एक्ट। CNT एक्ट में CN का मतलब है छोटा नागपुर और T का मतलब है टीनेंट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टीनेंट का मतलब होता क्या है। टीनेंट टीनेंट का मतलब होता है काश्तकार। हिंदी में काश्तकार उसको बोलते हैं जो जमीन को जोतता और कोड़ता है, जमीन को काट छाट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं काश्तकार। अब ये काश्तकार जमींदार भी हो सकता है और ये किसान भी हो सकता है और ये रैयत भी हो सकता है। जमींदार जिसके पास बहुत सारा लैंड है उसको जमींदार बोलेंगे। किसान जो अपने खेत में काम करता है उसको किसान बोलेंगे। और रैयत जो जमींदार से लैंड को रेंट पे लेता है और एग्रीकल्चर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैयत। समझ में आई बात। काश्तकार का मतलब हुआ जो जमीन को जोतता कोड़ता है। अब जोतता कोड़ता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो जमीन का मालिक है। जमीन को जोतना कोड़ना अलग बात है और उसका मालिक होना ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे काश्तकार का मतलब ये है जो जमीन को जोतता कोड़ता है। अब काश्तकार जमींदार भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है और रैयत भी हो सकता है। जमींदार जो जमीन का मालिक था, जमीन का मालिक जमींदार कैसे बना, इसको जानने के लिए हमको जाना होगा 1757 बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हो रहा है? बंगाल का नवाब और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच में 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, ये ब्रिटिश से मिल गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? सिराजुद्दौला ये प्लासी जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका लड़ाई हार गया। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर है, ये ब्रिटिश से मिल गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिटिश ये लड़ाई प्लासी जीत गई। अब इसके बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना तब इसको समझ में आया कि बंगाल का नवाब बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि ब्रिटिश का प्रेशर यहाँ पे, ब्रिटिश के इशारों पे नाचना है मीर जाफर को। इसकी वजह से मीर जाफर जब ऐसा करने से मना कर देता है तो बना दिया गया मीर कासिम को बंगाल का नवाब। अब मीर कासिम के साथ यही प्रॉब्लम है, मीर कासिम को भी ब्रिटिश का जो भी डिमांड है उसको पूरा करना है। इसकी वजह से क्या हुआ? मीर कासिम भी डिनाई कर दिया तो वापस मीर जाफर को बना दिया गया। अब मीर कासिम जो है वो भाग के चला गया अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब का नाम है सुजाउद्दौला। और इसी अवध के नवाब के पास ये गया है मीर कासिम, तो दूसरा आदमी हो गया मीर कासिम। और इस अवध के नवाब के पास मुगल जो है शाह आलम सेकेंड, ये सुजाउद्दौला के पास एज ए गेस्ट रह रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रधानमंत्री है इसको चेतावनी दिया है कि दिल्ली में आप रहोगे तो आपका मर्डर हो सकता है। ये इसका अपना मंत्री इसको धमकी दे के गया है कि दिल्ली में रहोगे तो जान का खतरा है। तो इसकी वजह से अपने मंत्री के डर से भाग के कहां चला गया है? अवध के नवाब के पास, सुजाउद्दौला के पास। और मीर कासिम भी सुजाउद्दौला के पास गया हेल्प के लिए। अब ये तीनों, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और शाह आलम सेकेंड जो मुगल है, ये तीनों मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। कहां पे? बक्सर।
1764 में 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। अब बक्सर की जो लड़ाई हुई 1764 में, इसमें ब्रिटिश इसमें भी जीत गया। क्यों? उसके पास ट्रेनिंग वाला आर्मी था, आर्मी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, उसके पास एमिनेशन वगैरह, आर्म्स एमिनेशन वगैरह इन लोग से ज्यादा बेहतर थे। इसलिए 50,000 आर्मी होते हुए भी इनके कंपेरिजन में बहुत कम आर्मी था, फिर भी ये जीत गया ब्रिटिश। बक्सर की लड़ाई जब जीत गए दोनों, ये देन क्या हुआ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में ट्रीटी हुआ, इसका नाम हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये तीन जो थे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकेंड, ये चूंकि युद्ध हार गए थे, लड़ाई जीत हार चुके थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, इसलिए इनको हर्जाना देना पड़ा। कहाँ पे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। इलाहाबाद ट्रीटी में अब फैसला होना है कि कौन क्या क्या हर्जाना देगा। तो हमको समझना इसको है शाह आलम सेकेंड का कहानी। शाह आलम सेकेंड को ब्रिटिश माना कि ये जो मुगल हैं, ये पूरे इंडिया के नहीं तो कम से कम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या नॉर्थ इंडिया के ये लोग मालिक हैं। अब चूंकि ये लड़ाई हार चुके हैं, इसलिए बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स है, ये मिल गया ब्रिटिश को देना पड़ा शाह आलम सेकेंड को। शाह आलम सेकेंड क्या किए, बंगाल से जो टैक्स कलेक्शन का राइट्स था, ये ब्रिटिश को दे दी। अब ब्रिटिश क्या हो गई, बंगाल से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, इसी को बोलते दीवानी राइट्स। दीवानी राइट बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश को बंगाल पे दीवानी राइट्स मिल गया। और ये जो दीवानी राइट्स है, बंगाल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, बंगाल पे शासन करने का अधिकार अभी भी नवाब के पास है, बट टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स किसके पास है? ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश टैक्स कलेक्ट कर सकता है अब बंगाल से। और ये लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश बंगाल के नवाब को 50 लाख के आसपास पैसा देंगे हर साल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब चूंकि क्या है, ये जो बंगाल है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इस बंगाल में असम भी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी में है बंगाल में, दूसरा बांग्लादेश भी इसी में, और उड़ीसा भी है, उड़ीसा, बिहार तो है ही है, उस समय बिहार भी इसी में बंगाल में ही, और इसी बिहार में है झारखंड। समझ में आया बात? बंगाल का ही एक छोटा सा पार्ट है झारखंड, तो झारखंड पे भी, झारखंड का भी टैक्स कलेक्शन का राइट अब ब्रिटिश को मिल गया। सारा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है।
अब चूंकि ब्रिटिश को ब्रिटिश को 1764 में टैक्स कलेक्शन का राइट्स मिला। कहाँ पे? बंगाल में टैक्स कलेक्शन का राइट्स मिला। इसी बंगाल का पार्ट है झारखंड। तो ब्रिटिश अब झारखंड में आ गई। अब ये लोग क्या किए, ब्रिटिश एक तो यूरोपियन है, फॉरेनर है, उसको यहाँ का कस्टम नहीं पता है, कल्चर नहीं पता है। तो ये लोग क्या किए, जो जमीन है यहाँ का इसको नीलाम कर दे रहे हैं। किसको? जमींदार को। अब जमीन का मालिक हो गया जमींदार। अब ये जमींदार क्या करते हैं, किसी लैंड पे जिस लैंड का मालिक जमींदार है वहां से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। 90% के आसपास ब्रिटिश को देते हैं और 10% के आसपास, एक्चुअली 89% है या 11% है। 89% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ब्रिटिश के पास चला जाता है, 11% ब्रिटिश जमींदार रखते हैं अपने पास। यही जमींदारी सिस्टम है। झारखंड में भी इन्होंने ये किया। झारखंड में अब जमीन का मालिक जमींदार हो गए। अब जो यहाँ के जो पीजेंट थे वो चूंकि जमीन का मालिक जमींदार है और खेती यहाँ पे जो करते हैं वो उनको यहाँ पे बोला गया रैयत या काश्तकार। अब काश्तकार क्या करेंगे, जमींदार से लैंड क्या करेंगे, रेंट पे लेंगे और बदले में जमींदार को रेंट देंगे। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर में वो उसके 50% के आसपास जमींदार का होगा। यही रेंट है। तो बेसिकली यही चीज है CNT एक्ट। अब इससे क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे कोई किसान है, कोई काश्तकार है, खेती कर रहा है। अब इसको देना है टैक्स, जमींदार को टैक्स देना है और हर साल देना है किसी कीमत में। एग्रीकल्चर ये करे नहीं करे, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, अच्छा से प्रोडक्शन नहीं हुआ, इससे जमींदार को कुछ भी मतलब नहीं। उसको हर साल रेंट चाहिए। आप खेती करे नहीं करे उससे जमींदार को कुछ भी मतलब नहीं। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अब एक तो 50% जो प्रोडक्शन है 50% से ज्यादा वो जमींदार के पास चला जाता है। 50% में लोगों कुछ होता भी नहीं, इनकम बहुत अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स देते देते टैक्स भी ये लोग ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो धीरे धीरे ये जमीन क्या होगा, बिकना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये हिस्सा गया, फिर ये हिस्सा गया, फिर ये हिस्सा गया, फिर ये हिस्सा गया, तब फाइनली ये जमीन चला गया किसके पास, जमींदार के पास। जब इतना सारा चीज हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ के जो लोकल पीपल है वो लैंडलेस होने लगे। और यहाँ पे ब्रिटिश है, जमींदार है, सूदखोर है, महाजन है, इसकी वजह से यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह होगा। अब इसी में एक सबसे बड़ा रिवोल्ट है 1875 to 1900 बिरसा मुंडा का आंदोलन, बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई और उनको लगा कि जब तक ट्राइबल लोगों का सेंटीमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे झारखंड पे शासन करना इतना आसान नहीं है। तो यहीं से CNT एक्ट
लाया गया है झारखंड में। तो सीएनटी एक्ट बेसिकली लाया गया था ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल के हाथ में जाने से रोकने के लिए। ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइब के पास न जाए, इसके लिए सीएनटी एक्ट लाया गया। समझ में आई बात? ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल मतलब आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के हाथ में ना जाए, इसके लिए सीएनटी एक्ट लाया। क्योंकि इसमें ही हो रहा था, ये जो ट्राइबल लैंड है ये जमींदार के पास चला जा रहा है, या साहूकार के पास चला जा रहा है, या सूदखोर के पास चला जा रहा है, या महाजन के पास चला जा रहा है, या बाहरी लोगों के हाथ में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रैयत है, जो काश्तकार है, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है। क्योंकि 50% से ज्यादा तो जमींदार पे उसका जो प्रोडक्शन है 50% से ज्यादा जमींदार ले जा रहा है। 50% ये लोग कुछ होता भी नहीं। फिर कभी बारिश ज्यादा हो गया, कभी बारिश नहीं हुआ, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, तो प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जमींदार को टैक्स देना, तो जमींदार को टैक्स हम कैसे देंगे? जमीन बेचना पड़ेगा। जमीन तो ये जो जमीन जो आदिवासी का जमीन वो चला गया किसके पास? नॉन आदिवासी के पास चला गया, नॉन ट्राइबल के पास चला गया। तो इसी की वजह से बिरसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बिरसा मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सीएनटी एक्ट लाना पड़ा। समझ में आई बात? अब हम लोग आते हैं सीएनटी एक्ट पे। तो सीएनटी एक्ट में सबसे पहले बात किया गया काश्तकार। काश्तकार का 4 टाइप बताया गया। सबसे पहले भूधारक, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत, चौथा है मुंडारी फुटकटीदार। भूधारक किसको बोलते हैं? जो गांव का मुखिया सरपंच ऐसा कुछ बड़ा पोस्ट होता है। मुंडा मांडी में यहाँ मुंडा हो सकता है, फिर भुइंगर हो सकता है उराव में। और ये जो मुंडारी फुटकटीदार है, मुंडारी फुटकटीदार का मतलब हुआ है जब मुंडा लोग यहाँ गए झारखंड में तो इन्होंने जंगल को साफ किया, जंगल को साफ किया और वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। तो ये नागवंशी राजा जब थे यहाँ पे, उससे पहले मदरा मुंडा, उस समय इन लोगों को जमीन का मालिक बना गया क्योंकि जंगल को इन्होंने साफ किया, तो ये जमीन के मालिक बने। इसलिए जब सीएनटी एक्ट लागू हुआ तो इनको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिला, कुछ ज़्यादा राइट्स मिला। और मनीष रंजन के बुक में लिखा गया है कि मुंडारी फुटकटीदार का मतलब है कि इनके पास भूमि को जोत में लाने का अधिकार, भूमि को जोत में लाने का अधिकार मुंडारी फुटकटीदार के पास। भूधारक समझ में आया? भूधारक बोलते हैं जो गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है उस टाइप का। यहाँ पे यहाँ मुंडा है, भुइंगर है, ये लोग को भूधारक माना है। अब ये जो रैयत है इनका भी 3 टाइप है। एक होता है अधिभोगी रैयत, एक होता है अनधिभोगी, और तीसरा होता है फुटकटीदार। सबसे पहले समझते हैं फुटकटीदार को। जब मुंडा फुटकटी करेगा तो उसको बोलेंगे मुंडारी फुटकटीदार, और मुंडा के अलावे जो फुटकटी करेगा उसको बोलेंगे बस फुटकटीदार। मुंडारी फुटकटीदार का डेफिनेशन है कि भूमि को जोत में लाने का अधिकार है इसके पास, और ये फुटकटीदार के पास क्या है? भूमि पर अधिभोग अधिकार। अधिभोग का मतलब है ऑक्यूपायर, भूमि को ऑक्यूपाई करने का इसके पास राइट्स है।
और इसके पास है भूमि को जोत में लाने का अधिकार। यही दोनों डिफरेंस है फुटकटीदार में और मुंडारी फुटकटीदार। अधिभोगी रैयत किसको बोलते हैं? अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब वही भूमि को ऑक्यूपाई कर सकता है, भूमि पर कब्जा कर सकता है, भूमि को अपने अंडर में ले सकता है, इसको बोलते हैं अधिभोगी रैयत। अनधिभोगी के पास ऐसा राइट्स नहीं होता है। समझ में आएगा? अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और फुटकटीदार। फुटकटीदार, अब इसमें सबसे ज्यादा जो राइट्स है वो मुंडारी फुटकटीदार के पास है, देन फुटकटीदार के पास है, उसके पास अधिभोगी रैयत, और सबसे कम जो अधिकार है वो है अनधिभोगी रैयत के पास। अब इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस है, अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत का लगान कैसे बढ़ेगा? अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ेगा उपायुक्त का अनुमति से बढ़ेगा। इसका जो लगान है वो राष्ट्रीयकृत करार के द्वारा बढ़ सकता है कभी भी। अधिभोगी रैयत अगर अपने टाइम पे टैक्स में ना दे पाए तो इसको 6.2% के दर से टैक्स देना होगा, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका जो भी इस पे जो भी पेमेंट है अगर वो टाइम पे नहीं दिया तो इसको 6.25% के हिसाब से उसको टैक्स दिया ब्याज देना पड़ेगा उस अमाउंट का। अनधिभोगी रैयत को 2 साल तक देखेगा कि 2 साल तक अगर उसको मिला टैक्स टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो इसको बाहर कर सकता है। इसको नहीं बाहर कर सकता है अधिभोगी रैयत को, जमीन से बेदखल नहीं किया सकता। फुटकटीदार के पास क्या राइट्स है कि अधिभोगी रैयत का लगान अगर 50 रुपये बढ़े, इसका 25